हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर दृष्टि शाह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट से, विच इज प्राइस। हमने पिछली 3 वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट कवर करी है, जो कि प्रोडक्ट थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए आई बटन पे क्लिक करके। इस वीडियो में हम ये पार्ट 1 होगी और इस वीडियो में हम प्राइस चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस होता क्या है। प्राइस यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा पैसा जो कि कस्टमर देता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले। कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी, उसके बदले में कस्टमर जो भी पैसा देगा वो प्राइस होएगा, सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो। ठीक है। अब प्राइस जो है, जैसे कि इसमें मीनिंग ऑफ प्राइस में देखें तो प्राइस जो है एक मनी वैल्यू होती है। किसी प्रोडक्ट की किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की मनी वैल्यू होती है। ठीक है। अब कस्टमर जो है वो सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा होता। कस्टमर उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स, उस प्रोडक्ट से मिलने वाले कन्वीनियंस या क्वालिटी को भी खरीद रहा होता है। तो आसान भाषा में बोले तो कस्टमर उस प्रोडक्ट की वैल्यूज भी खरीद रहा होता है। कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उस प्रोडक्ट से जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी क्वालिटी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, ठीक है, ये सब वैल्यूज देख होंगी। ठीक है। तो कस्टमर पैसा देगा मार्केटर को, ठीक है, और बदले में वैल्यूज या फिर प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कह सकते हैं हम कि जो प्राइस है इट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ बायर इज विलिंग टू गिव फॉर एन प्रोडक्ट। यानी कि इट शोज कि क्या वैल्यू कस्टमर देखते हैं उस प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी, इसका एग्जाम्पल है, अगर आप कोई भी ओला कैब करते हो, ठीक है, अब आप या फिर कोई भी सर्विस, सैलून सर्विस या कोई भी लेते हो, तो आप पैसे किस हिसाब से देते हो कि आपको वो सर्विस अच्छी लगी है कि नहीं, आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस पे उससे मैच हुई है वो सर्विस या नहीं हुई, या आपकी कंफर्टेबिलिटी थी या नहीं थी। उस हिसाब से आप पैसा दोगे। ठीक है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी प्रोडक्ट है जो भी बेच रहा है। तो मीनिंग ऑफ प्राइस क्या होएगा। प्राइस इज द मनी वैल्यू। प्राइस वो पैसा या मॉनेटरी टर्म्स में होता है प्रोडक्ट या सर्विस के बदले जो एक कस्टमर देता है। ठीक है। इट इज द अमाउंट एक कस्टमर पे करता है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड और सर्विस। और साथ ही साथ ये पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है। अ बायर इज विलिंग टू गिव फॉर एन प्रोडक्ट। ठीक है। अब जैसे कि हमने प्रोडक्ट चैप्टर में कुछ मार्केटर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, वैसे ही हम इसमें प्राइस में भी कुछ मार्केटर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मार्केटर फिलिप कॉटलर, इन्होंने डेफिनेशन दी है कि प्राइस वो अमाउंट होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी वही सेम बात करी गई है कि प्राइस वो मॉनेटरी अमाउंट होता है जो कि कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बदले में। ठीक है। विलियम जे स्टैंटन, इनका पूरा नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, विलियम जे स्टैंटन। इन्होंने कहा है कि प्राइस इज द मनी नीडेड टू एक्वायर गुड्स एंड देयर अकम्पनिंग सर्विसेज। यानी प्राइस वो पैसा है जो आप गुड्स को एक्वायर करने में लेते हो और साथ ही साथ गुड्स के साथ कुछ सर्विसेज आती हैं। ठीक है। जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज आती हैं, या फिर आप कह दो वारंटी गारंटी, ये सब जो भी सर्विसेज आती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब भी आपके प्राइस में इंक्लूड होंगी। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज, इसका एग्जांपल आप स्मार्टफोन से ले सकते हो। तो मीनिंग ऑफ प्राइस क्या हुआ। प्राइस इज द मॉनेटरी अमाउंट दैट इज चार्ज बाय अ कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। इट इज अ वैल्यू, इट इज अ एक्सचेंज वैल्यू अ बायर इज विलिंग टू गिव। ठीक है। और फिलिप कॉटलर और स्टैंटन, विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इम्पैक्ट पड़े आपके आंसर पर। ठीक है। उसके बाद है कि प्राइसिंग क्या होता है। अब प्राइस तो हमने बता दिया कि प्राइस वो पैसा होता है जो कस्टमर देता है और गुड्स खरीदता है। प्राइसिंग वो प्रोसेस होता है, एक प्रोड्यूसर के नजरिए से देखें तो प्राइसिंग वो प्रोसेस है कि किस जो भी आप गुड या सर्विस जो आप बेच रहे हो उस पे उसको क्या प्राइस पे सेट करना है, ये प्रोसेस होता है प्राइसिंग का। ठीक है। आप ये प्रोड्यूसर के नजरिए से देखो, अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप कोई गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो या बेच रहे हो, तो कौन से किस प्राइस पे बेचोगे, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइसिंग। ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द प्राइस। ठीक है। प्राइस डिसाइड करना एट विच एक बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस अपनी बेचता है।
ठीक है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि प्राइस हमने देखा ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण प्राइस में चेंज आता है? ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। हालांकि इसको थोड़ा आगे हम और इलाबोरेट पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझो कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कि यूज की जाती हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी महंगा होगा, क्योंकि आपको महंगा पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टील का एग्जाम्पल लो, स्टील एक रॉ मटेरियल है, स्टील से आप कार्स या बाइक्स जो भी है आप बना सकते हो, ठीक है। स्टील क्या है? रॉ मटेरियल है। और कार और बाइक क्या है? प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है कार और बाइक, ठीक है। तो स्टील अगर आपको महंगा पड़ गया तो आप जो कार और बाइक का जो प्राइस है वो भी महंगा बेचोगे, ठीक है, क्योंकि आप कवर करोगे, वो कंपेंसेट करोगे जो आपको महंगा पड़ा है ना प्राइस। आपको अगर कोई चीज महंगी पड़ रही है तो आप आगे वाले को और महंगी बेचोगे, थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आप भी नुकसान में ना जाओ और कस्टमर भी ना जाए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ता है तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है अगर ये बढ़ा तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इनका पॉजिटिव रिलेशन है, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें हम तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है इनका, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब दूसरा है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो बनाते वक्त आपने वर्कर की, जो काम कर रहे हैं वहां पे वर्कर की वेजेस दी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वहां का, ठीक है, और भी जो आपको खर्चे उठाए हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे उठाए वो सारा इंक्लूड हो जाता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो यानी प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि कितना आपको खर्चा लगा है प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चा लगा है, ठीक है, आपने काम जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी दी है, वेजेस भी दी हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिए हैं, पानी के बिल दिए हैं, मशीन की इक्विपमेंट्स के आपने खर्चा उठाया है, तो ये सब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। अगर ये ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट जो होगा फाइनल, अल्टीमेट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी, उसका भी प्राइस ज्यादा होगा। तो इनका भी हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। मोर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाइयर प्राइस एंड लोअर कॉस्ट लोअर प्राइस, वाइसा वर्सा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, और ये जो प्राइस है इसके अंदर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब मार्केटर को अपना भी प्रॉफिट तो बनाना है ना। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, वो उसको बनाने में 100 रुपए खर्च हुआ है, ठीक है, अब उसको चाहिए कि 20%, 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो उस पे, तो वो सामान बेचेगा कितने का? 120 रुपीज का वो सामान बेचेगा, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कवर हो जाएगी इसमें, जितना उसको कंपेंसेट हो जाएगा, और प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर है मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस दिखाती हैं कि डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, यानी मार्केट कंडीशंस फेवरेबल है या नहीं। यानी कि अगर हाई डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो वो जो मार्केटर है या जो बनाने वाला जो सेलर है वो क्या करेगा? अगर हाई डिमांड उसको दिखेगी, इस प्रोडक्ट के लिए लोग बार बार आ रहे हैं, खरीद रहे हैं माल, ठीक है, तो वो ज्यादा मात्रा में उसको बेचेगा, ठीक है। यानी कि फर्म जो है वो, और वो ज्यादा प्राइसेस लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा, उसको लोगों का वीक पॉइंट पता चल जाएगा कि लोग मेरे पास ही यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, मेरे दुकान की ही हाई डिमांड है, ठीक है। तो फर्म जो होगी वो हायर प्राइस चार्ज करेगी। और अगर कम डिमांड होगी, ठीक है, रिसेशन हो जाएगा, यानी कोई उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो जो फर्म है वो प्राइस लो कर देगी। प्राइस लो क्यों कर देगी? क्योंकि जो फर्म है वो बनाएगी नहीं उस प्रोडक्ट को, ठीक है, वो कम बेचेगी और कम प्राइस करके अपना सिर्फ स्टॉक क्लियर करेगी। जैसे कि बहुत सारी जो मार्केट्स में जाते हो, जैसे अभी ठंड आ गई, ठीक है, अब जो गर्मियों के कपड़े होंगे वो कम ही बिकेंगे, या फिर अगर वो जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो सिर्फ अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट पे या कम रेट पे बेच देगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर लो डिमांड होगी
तो फर्म जो है वो लो प्राइस पे सामान को बेच देंगे, और हाई डिमांड या पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट होएगा तो ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे। तो इनका भी कह सकते हैं हम, ठीक है इनका भी कह सकते हैं हम कि जो पॉजिटिव रिलेशन है मार्केट कंडीशंस का। अब चौथा है कंपटीशन इन द मार्केट। अब अगर कोई एक ही कंपनी है जो मार्केट में सिर्फ सामान बेच रही है, यानी कि मोनोपोली है उस कंपनी की, ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी और कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक कंपनी है जो सामान बेच रही है, तो फर्म क्या करेगी, वो कंपनी ज्यादा प्राइस पे बेचेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जैसा मैं जो गुड्स बना रहा हूँ वो और कोई नहीं बना रहा, ठीक है। तो जो फर्म है वो हाई प्राइस पे बेचेगी, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि मेरी मोनोपोली है मार्केट में। बट ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे और वही सेम गुड प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करना पड़ेगा, ताकि जो खरीदने वाले जो लोग हैं, यानी जो बायर्स हैं, वो खरीद सकें, हर दुकान से खरीद सकते हैं। अब उनका जो प्रॉफिट नेगेटिव ना, ठीक है, आसान भाषा में बोलूं तो अगर कम कंपटीशन होगा, यानी कि सिर्फ एक ही कंपनी है जो एक गुड बना रही है, ठीक है, तो ज्यादा लोग उसी कंपनी पे जाएंगे, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हाई प्राइस पे चार्ज करेगा। बट अगर उसी गुड के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलर्स आ गए, यानी कॉम्पिटिटर्स आ गए, ठीक है, जैसे जो रिलायंस जियो थी, जब वो मार्केट में आई, रिलायंस जियो जब मार्केट में आई, तो वोडाफोन, एयरटेल, इन सब ने क्या किया, इनको दिख गया कि कॉम्पिटिटर एक और मार्केट में एंटर हो गया, तो प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं, ठीक है। ये मोबाइल सर्विसेज का एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो। तो फैक्टर्स क्या हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला रॉ मटेरियल, अगर प्राइस रॉ मटेरियल का ज्यादा होगा तो फाइनल गुड जो है उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर दूसरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा खर्चा लगेगा आपका, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो फाइनल प्रोडक्ट भी ज्यादा हाई प्राइस पे बिकेगा। थर्ड, अगर ज्यादा हाई डिमांड होगी किसी गुड की, या पॉजिटिव मार्केट कंडीशन जो होगी वो फेवरेबल होगी, तो फर्म जो है वो हाई प्राइस पे बेचेंगे सामान को, एंड वाइस वर्सा। और कंपटीशन इन द मार्केट लास्ट है कि अगर सिर्फ एक कंपटीशन होएगा या मोनोपोली होएगी किसी कंपनी की या किसी फर्म की, तो वो ज्यादा प्राइस पे लेगी, ज्यादा प्राइस पे अपना माल बेचेगी। और अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो वो प्राइस को स्टेबल रखेंगे, कॉम्पिटिटिव रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, यानी कि प्राइस सेट करने के क्या गोल्स होते हैं, ठीक है। ये हम मार्केटर के नजरिए से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मार्केटर के पीओवी से पढ़ रहे हैं या सेलर के, ठीक है। तो सबसे पहला गोल होता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम प्राइस, जो मार्केटर है, खुद को कुछ टाइम के लिए मार्केटर या बेचने वाला दुकानदार समझो, ठीक है, आप कोई सामान बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहे हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है टारगेट रिटर्न, यानी कि आपने कोई सामान प्रोड्यूस किया, अब आप चाहते हो कि उस सामान पे कुछ मेरे को फिक्स्ड रिटर्न आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया था, आपने कुछ सामान बनाया 200 रुपए का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही आपकी 200 रुपए है, ठीक है, 200 रुपए आपको लग गए उस सामान को बनाने में। आप चाहते हो कि मेरे को इस पे 30% का कुछ प्रॉफिट आए, तो आप इसको टोटल 230 में बेचोगे, ठीक है। इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कवर होगी, प्लस आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी कवर होएगा, ठीक है। तो फर्म ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर मैं महंगा खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ रिटर्न भी आए, कुछ फिक्स्ड रिटर्न, कुछ फिक्स्ड प्रॉफिट भी आए उसके बदले में, ठीक है। तो ये पहला हो जाता है टारगेट रिटर्न। दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर कंपनी चाहती है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा बढ़े, ठीक है, हर कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पे फोकस करती है। दो, फर्म ये ओपनली नहीं कहती, कोई भी सर्विस लेने जाओगे आप या कहीं भी जाओगे तो लोग आपको ओपनली नहीं बोलेंगे कि हाँ हम आपका प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट बनाना है अपना, ठीक है। कस्टमर नेगेटिव फील करता है इससे, तो फर्म ये ओपनली नहीं बोलती, बट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, मार्केट में टिकने के लिए, स्टेबल रहने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई प्रोडक्ट, कोई बेचने वाला, कोई मार्केटर है भी या कोई ऐसी दुकान है भी, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, जिसमें से पहला है टारगेट रिटर्न, यानी फर्म ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं कोई गुड या सर्विस दे रहा हूँ तो उस पर मेरे को कुछ फिक्स्ड रिटर्न आए, कुछ फिक्स्ड प्रॉफिट मेरे को वापस आए। और दूसरा
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी मोस्टली कंपनीज फोकस करती है अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा है मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ये है प्रॉफिट मोटिव से, ये प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जो है ये है कंपटीशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन, यानी फर्म, वही जो मैंने बताया, फर्म जो है बहुत सारे एक ही गुड के अलग अलग वो है बनाने वाले हैं कंपनीज जो है, ठीक है। अब आप मिल्क ले रहे हो या आप कुछ भी, या आप मिल्क छोड़ो, ये तो बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स हो गए। अगर आप कोई कपड़ा ले रहे हो, क्लोथ्स ले रहे हो, ठीक है, मार्केट से, तो सेम क्लोथ्स आपको हर दुकान पे अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेंड में दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको जो क्लोथ्स, जो कपड़ा आपको उस दुकान पे मिला है आपको वो कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको सेम कपड़ा अलग अलग दुकानों पे मिल जाएगा। तो फर्म क्या करती है, प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखती है, यानी बहुत प्राइस वॉर बहुत ज्यादा चलती है। अगर एक चीज 10 रुपए की है, अगर एक सेलर दुकानदार 10 रुपए का बेच रहा है तो दूसरा 9 रुपए का बेचेगा, इतना क्लोज डिफरेंस होता है इनके बीच में, इतनी ज्यादा प्राइस वॉर बहुत चलती है इसमें, ठीक है। तो प्राइस वॉर यानी कि एक दूसरे को हराने के लिए प्राइस को लो सेट किया जाता है, ठीक है। बिलो कॉस्ट प्राइसिंग इसको कहते हैं, BLP हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, अबव द लाइन बिलो द लाइन। तो कंपटीशन को हटाने के लिए या कंपटीशन से लड़ने के लिए जो मार्केटर क्या करता है, वो नए कॉम्पिटिटर्स को रोकता है मार्केट में एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप को दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड है 300 रुपए तक की और वो प्रोडक्ट 300 रुपए का है, ठीक है, और सामने वाली कंपनी 200 रुपए में अपना वही सेम प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो ये मार्केटर अपने आप अपना प्राइस कम करके 150 कर देगा ताकि ये मार्केट में घुस ही ना पाए, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटर्स को, कंपटीशन बहुत होता है मार्केट में, उससे हमें कैसे लड़ना है ये इसमें बताया, ठीक है। फिर है मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, यानी प्राइस सेट क्यों किया जाता है, ताकि अपना मार्केट शेयर जो है, अपनी मार्केट ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ रेलिवेंट होता है, ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग मार्केट में। मार्केट शेयर इंक्रीज करने का मतलब अपने मार्केट की ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है। फिर है इसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन, फर्म क्या करता है, वो आप देखोगे कि बहुत जल्दी से प्राइस को ऊपर नीचे करने से बहुत ज्यादा डिमांड पे असर पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं, मार्केटर बेच रहा है 10 रुपए में, ठीक है, अगर लोग उससे खरीद रहे हैं सामान, बहुत अच्छी तरीके से खरीद रहे हैं, सब स्मूथ चल रहा है, बट उस मार्केटर में लालच आया कि मेरे को और प्रॉफिट कमाना है, और वो सीधा 20 रुपए में कर दे उसको, सपोज के लिए 20 रुपए में कर दे, एकदम ही उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इवन 5 रुपए का या 10 रुपए तक का भी डिफरेंस होएगा, डिमांड एकदम कम हो जाएगी। तो फर्म्स या कंपनी ये ट्राई करती है कि प्राइस को स्टेबल रखें, एकदम ऊपर नीचे बिल्कुल ना करें जल्दी से, ठीक है। तो प्राइस को स्टेबलाइज करने पे फोकस करती है, क्योंकि पता है प्राइस वॉर बहुत जल्दी छिड़ती है, ठीक है, कि हर कोई कंपनी एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है बिलो कॉस्ट प्राइसिंग सेट करके, यानी कि अगर वो 10 रुपए का बेच रहा है तो मैं 9 रुपए का बेचूंगा या 5 रुपए का बेचूंगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में कॉमन होता है विद द प्राइस लीडर, एक प्राइस लीडर बन जाता है, और इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है इसमें। फिर है पब्लिक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पब्लिक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला ये होता है सोसाइटी बेनिफिट के लिए या कंज्यूमर के लिए, मान लो, ठीक है, सोसाइटी बेनिफिट के लिए होता है। इनहांसिंग पब्लिक इमेज, सबसे पहला प्राइस सेट क्यों करा जाता है, इतना बहुत ज्यादा टू हाई प्राइस सेट कर दिया तो कोई उस पर नहीं खरीदेगा, और बहुत लो सेट कर दिया तो लोग सोचेंगे इतना सस्ता है ये, ठीक है। तो फेयर प्राइस सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पब्लिक इमेज बन जाती है। प्राइसिंग हेल्प बिल्ड मेंटेन अ गुड ब्रांड इमेज। अगर रॉन्ग प्राइसिंग डिसीजंस कैन हार्म रेपुटेशन, अगर बहुत ज्यादा प्राइस सेट कर दिया तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है, कि बहुत महंगा है, ऐसा इसमें है क्या, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। अगर आप कोई बता ही नहीं रहे हो कि ये इतना हाई प्राइस पे क्यों किया है हमने सेट इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को, ठीक है, आप उसके फीचर्स गिनवा ही नहीं रहे हो, हाई, बहुत हाई प्राइस पे सेट करने का मतलब कोई नहीं खरीदेगा। रॉन्ग प्राइसिंग कभी नहीं लेनी हमें, और बहुत लो प्राइस सेट कर दिया तो लोग वैसे भी नहीं खरीदेंगे कि इतना सस्ते में दे रहा है तो कुछ खराबी होगी। तो आपको मॉडरेट प्राइस, बैलेंस्ड प्राइस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ब्रांड की इमेज पे बहुत असर जाता है, पब्लिक इमेज पे बहुत असर जाता है।
ठीक है। दूसरा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हायर प्राइसेस समटाइम्स यूज्ड टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि कभी कभी जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे एकदम, ठीक है, तो वो क्यों बढ़ते हैं, या तो गवर्नमेंट या कोई कंपनी जान के कुछ प्राइसेस को बढ़ाती हैं ताकि रेवेन्यू एक्स्ट्रा फंड जनरेट हो सके, ठीक है, एक्स्ट्रा फंड जनरेट हो सके जो कि आगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज हो सके, जो कि पता नहीं होते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा फंड जनरेट करना, ठीक है। गवर्नमेंट ही अपने नाम के रेवेन्यू पे खरीदती है कि ज्यादा जीएसटी लेके या हाई कुछ प्राइसेस सेट करके कि ज्यादा फंड जनरेट हो हमारा और हम आपके ही बेटरमेंट के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स को ज्यादा मोबिलाइज एलोकेट करेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स में, सबसे पहले पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से सबसे पहला था टारगेट रिटर्न, ठीक है, कि फर्म एक्सपेक्ट करता है कि हम अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो हमें भी कुछ प्रॉफिट मिले। दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। फिर इसमें मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि कंपटीशन से रिलेटेड थे, मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन, मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, प्राइस स्टेबलाइजेशन। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, पब्लिक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने पहले पढ़ा इंश्योरिंग पब्लिक इमेज और दूसरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये हेडिंग देके ए पॉइंट बी पॉइंट आपको ऐसे और इलेबोरेट करके विद एग्जांपल समझाने हैं, जो मैंने दिए, जो आप अपने आप से बना सकते हो एग्जांपल्स, वो इसमें सूटेबल होने चाहिए और आंसर में ऐड करने हैं आपको, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। अब प्राइसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है मार्केटिंग में, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि P4 होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो स्टार्टिंग फोकल पॉइंट है, प्रोडक्ट बन गया, अब उसका प्राइस जब तक आप सेट नहीं करोगे, उसका प्राइस आप जब तक सेट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को बेचोगे कैसे और कितने उस पर बेचोगे, ठीक है। तो प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, ठीक है। डिमांड और सेल्स बहुत जल्दी इफेक्ट होती है इससे, ठीक है। तो ये वही इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरा कि कस्टमर की बाइंग चॉइस, मतलब कस्टमर जो खरीद रहा है उसकी साइकोलॉजी, ये सब डिपेंड करती है कि कितने प्राइस पे वो खरीदेगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर फर्म, यानी पहले हम पढ़ेंगे कि फर्म के लिए प्राइसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर हम पढ़ेंगे कि कस्टमर के लिए प्राइसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले फर्म के लिए पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये डिटरमाइन करता है कॉम्पिटिटिव पोजिशन एंड मार्केट शेयर, वही जो बताया कि प्राइसिंग जो है कि क्या डिटरमाइन करता है कि कितने अच्छे तरीके से एक कंपनी जो है या एक फर्म जो है वो टिक सकती है मार्केट में, ठीक है। अगर वो नहीं झेल पाई कंपटीशन को, ठीक है, अगर उसने हाई प्राइस ज्यादा सेट कर दिया पर लोग उसके कोई प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, ठीक है, वो तो उसकी मार्केट तो गिर गई। अब वो देखना है कि वो कैसे किस तरीके से कोप अप करेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाते हैं कि मार्केट में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है, या मार्केट शेयर क्या है, तो वो दिखाते हैं। टू हाई प्राइस, ज्यादा हाई प्राइस हो गया तो कस्टमर ही खो दोगे, ठीक है, कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। और बहुत ही ज्यादा लो प्राइस सेट कर दिया तो प्रॉफिट भी तुम्हारे कम हो जाएंगे, ठीक है। आपने बनाया ही 100 रुपए में है और आप उसको बेच ही 60 रुपीज में रहे हो, आपका तो प्रॉफिट नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ज्यादा हाई प्राइस से कस्टमर खो जाएंगे, बहुत ज्यादा लो प्राइस से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे फर्म जो होगी वो बहुत वीक हो जाएगी। तो पहला प्राइसिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मॉडरेट प्राइसिंग इंपॉर्टेंट जरूरी होता है क्योंकि कस्टमर की कॉम्पिटिटिव पोजीशन इससे रिफ्लेक्ट होती है कि वो मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है, मार्केट शेयर बढ़ता है। दूसरा है हेल्प अचीव फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि अगर जो फर्म है, ठीक है, वो कुछ पैसा रेवेन्यू जनरेट करती है, वो अपना माल बेचती है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट बनाती है, तो इससे क्या होता है उसके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो भी कंपनी चाहती है या जो भी दुकानदार चाहता है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती हैं इससे। हायर अगर बहुत ज्यादा प्राइस हाई सेट कर दिया और कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हायर रेवेन्यू होगा, उसके फाइनेंशियल जितनी भी नीड्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। फिर है डिसाइड्स प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, वो देखती है कि किस प्राइस लेवल पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल 100 रुपए में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या 1000 रुपए में बहुत ज्यादा 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच के मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बहुत बढ़ाऊंगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट को और मंगाऊंगी, स्टॉक में और ऐड करूंगी ताकि वही प्रोडक्ट मैं आगे बेच सकूं।
बट अगर दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है कि इस प्राइस लेवल पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगी नहीं, वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ही मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन लेवल भी डिसाइड करता है। बाय एस्टिमेटिंग प्रॉफिट्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल, फर्म डिसाइड की हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना जो गुड्स है उसको स्टॉक में ऐड करना है। दस प्राइसिंग गाइड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, प्राइसिंग क्या गाइड करती है, प्रोडक्शन प्लानिंग को गाइड करती है। फिर है इसमें इंश्योर कंसिस्टेंसी विद मार्केटिंग मिक्स, यानी प्राइसिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, अगर आप ज्यादा प्राइस ले रहे हो तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, ठीक है, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन, पैकेजिंग सब अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका हक बनता है कि उस पे हाई प्राइस लेने का। ठीक है, तो ये सब प्राइस पे डिपेंड करते हैं। हाई प्राइस अलाउज बेटर क्वालिटी एंड हेवी प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू कंज्यूमर। जब कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइसिंग, सबसे पहला देखो, अब कंज्यूमर देखेगा, अब कंज्यूमर ऐसा तो नहीं है कि हर अलग दुकान पे वो जाके पता ही नहीं कर रहा। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, वो हर दुकान पे जाके कंपेयर करता है कि अच्छा ये गुड इस प्राइस पे मिल रहा है, वहां पे इस प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, तो इससे कंज्यूमर की रैशनल थिंकिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस ऑफर्ड बाय सेलर्स हेल्प कंज्यूमर कंपेयर एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अलग अलग प्राइस जो कंज्यूमर सेलर्स ऑफर करते हैं, इससे कंज्यूमर जो है वो सबसे बेस्ट, उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। फिर है नीड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब अगर वो हाई अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे कंपेयर करेगा प्राइस को, ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग देखेगा कि कौन सा उसके लिए बजट फ्रेंडली है। ठीक है, अगर वो हाई प्राइस पे कुछ गुड खरीद रहा है, ठीक है, अब वो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कंज्यूमर कि मैंने इतना महंगा खरीदा है, मुझे इससे जो मैं चाहता हूँ सेटिस्फैक्शन हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो। ठीक है, तो ये नीड सेटिस्फैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर है शोज परचेजिंग पावर एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो मतलब इसमें लिखा है कि जैसे अगर आप बहुत ज्यादा लग्जूरियस गुड्स खरीद रहे हो तो आपकी बहुत हाई परचेजिंग पावर है, बट अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको और कमाने की जरूरत है। ठीक है, यानी लोअर परचेजिंग पावर, कि हाई प्राइस गुड्स या लग्जूरियस गुड्स आप खरीद रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो महंगी महंगी, तो उससे आपकी हाई परचेजिंग पावर दिख रही है कि आप क्षमता है आपके अंदर कुछ पैसा खर्च करने की। ठीक है, आप अमीर हो, तो वो दिखाया है इसमें। फिर है इम्प्रूव सोशल वेलफेयर, एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से इंकरेज बेटर क्वालिटी। अगर मतलब प्राइस आप सेट कर रहे हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो उससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी एंकरेज होगी रीजनेबल प्राइसेस पे। कंज्यूमर तो क्वेश्चन करेगा ना कि ये इतने प्राइस पे क्यों है। ठीक है, तो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हम इतने प्राइस पे, हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग खत्म हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले फर्म के लिए इंपॉर्टेंस पढ़ी क्या होती है, कि फर्म के लिए इंपॉर्टेंस पड़ी कि इट हेल्प्स इन, हाँ, तो फर्म के लिए इंपॉर्टेंस पड़ी कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन, हेल्प्स इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, डिसाइड्स प्रोडक्शन लेवल और इंश्योर कंसिस्टेंसी विद मार्केटिंग मिक्स। आपको ऐसे डायरेक्टली सेम टू सेम ऐसे लिखना है, बट थोड़ा और इलाबोरेट करके लिखना है। ठीक है, विद एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू कंज्यूमर्स पड़ी कि रैशनल थिंकिंग प्रमोट होती है, डिसीजन मेकिंग करता है, नीड सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, और परचेजिंग पावर रिफ्लेक्ट होती है इससे, सोशल वेलफेयर इंप्रूव होता है। अब कुछ हम पीवाईक्यूज थोड़ा देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, ताकि ऊपर का टेस्ट हो जाए कि कितना आपने रिवाइज किया, कितना पढ़ा है आपने। ठीक है, प्राइस चैप्टर की है, तो मैंने बताया था एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो वही आप अप्लाई करोगे। मेरे बोलने से पहले आप आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर दे देना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो उसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस इंडिकेट्स द डैश व्हिच अ बायर इज रेडी टू एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ सर्टेन गुड और सर्विस। यानी प्राइस फिल इन द ब्लैंक्स है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्राइस क्या दर्शाता है, ऐसी डैश चीज दर्शाता है जो कि बायर रेडी है उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन दर्शाता है प्राइस? नहीं, प्राइस तो ऐसी कोई वो तो प्रोडक्ट दर्शाता है सेटिस्फैक्शन। क्वालिटी नहीं, प्रोडक्ट दर्शाता है। डिमांड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो प्राइस क्या इंडिकेट करता है? मनी वैल्यू। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही हमारी थी कि प्राइस क्या इंडिकेट करता है? मॉनेटरी वैल्यू इंडिकेट करता है। ठीक है,
फिर है buyers who are aware of firms dash might desire to purchase its product because price no longer remains a limiting factor, यानी कि buyers जो कि firm की dash लोकेशन, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, प्रेस्टीज, लोगो, यानी इन ऑप्शंस में से बायर्स जो है फर्म की इन ऑप्शंस में से कुछ अवेयर हैं, जिसके कारण वो किसी भी एट नो मैटर क्या प्राइस सेट किया है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेस्टीज। ठीक है, लोकेशन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बायर्स जो कि फर्म के प्रेस्टीज, फर्म की रेप्यूटेशन से अवेयर है, उनको पता है कि ये फर्म इतना रेप्यूटेड है, ठीक है, तो वो नहीं देखेंगे कि क्या प्राइस है, कितना महंगा है, कितना नहीं है, वो बस उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड लॉयल्टी दर्शा रहे हैं। ठीक है, वो ब्रांड लॉयल हो गए हैं बहुत ज्यादा, उनको पता है कि ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है ये बहुत इसकी रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस डैश सोशल वेलफेयर इन द सोसाइटी, यानी अगर क्वालिटी गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, ठीक है, सेट किया गया है, तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, मिनिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज या इग्नोर कर देगा सोशल वेलफेयर। तो अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है तो सोशल वेलफेयर हमने पढ़ा था पिछले इसमें कि इंक्रीज करेगा, तो मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, फिर है जनरली प्राइस विल बी सेट रिलेटिवली डैश बाय द फर्म इफ मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव, यानी कि प्राइस जो है वो कैसा सेट किया जाएगा? हाई, लो, रैंडम या नेगोशिएबल, अगर फर्म की मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने बताया था अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होगी तो यानी रॉ मटेरियल भी हाई है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हाई है, तो अल्टीमेट जो फाइनल प्रोडक्ट होएगा वो भी हाई होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर हाई प्राइस पे लेगा। जनरली प्राइस विल बी सेट हाई अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये आंसर्स लिखे हुए हैं, देख लेना। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। हमने पिछले फैक्टर्स भी देखे थे, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, कि प्राइसिंग डिसीजंस जो है वो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं दैट इन्फ्लुएंस की किस तरीके से फर्म को अपना प्राइस सेट करना है। सबसे पहला इंटरनल फैक्टर, नाम से पता चल रहा है ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि फर्म की ज्यूरिसडिक्शन में है, जो कि फर्म के दायरे में है या फर्म के कंट्रोल में। ठीक है, यानी फर्म ये कंट्रोल कर सकता है इनको। सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, यानी कंपनी जो है वो एम करती है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कंपनी को पता होंगे, उसी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो कंपनी ये भी चाह सकती है कि उसका ज्यादा प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, या कंपनी ये भी चाह सकती है कि हमारी बस हम मार्केट में रेप्यूटेड हो जाए, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, मार्केट में अच्छे खासे रेप्यूटेड हो जाए, या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो। तो प्राइसिंग उस हिसाब से एडजस्ट की जाती है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर इम्पोर्टेंट है तो आप उसको ज्यादा प्राइस में थोड़ा बेचोगे ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। अगर हायर सेल आपके लिए वो सामान को बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लो प्राइस पे बेचोगे। ठीक है, ताकि सेल ज्यादा हो। अगर लार्ज मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट है तो आप मार्केट की इमेज को बनाने में फोकस करोगे, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मॉडरेट प्राइस सेट करोगे ताकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो ये आप फर्म ही डिसाइड करेगी कि उसके लिए कौन सी गोल या कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए कुछ प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, वैसे ही सेम गोज टू फर्म ऑल्सो। ठीक है, फिर है रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट यानी जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो सारा डेटा निकालता है कि हाँ ये प्रॉफिट हो रहा है, ये मार्केट का डेटा बेस है। ठीक है, उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग पॉलिसी सेट की जाती है। तो ये भी फर्म की ज्यूरिसडिक्शन में होता है, हमारा कोई रोल नहीं होता इसमें, फर्म की ही कंपनी की ही टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर हेल्प्स बाय गिविंग मार्केट डेटा सो दैट द प्राइस अलाइन विद द कंपनी गोल्स, ताकि जो प्राइस जो सेट किया जाए वो कंपनी गोल्स से मैच हो एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। थर्ड है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वही सेम, अगर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, फर्म के ज्यूरिसडिक्शन में है, अगर फर्म को ज्यादा महंगा पड़ रहा है वो प्रोडक्ट या बनाने में बहुत खर्चा लग रहा है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा सेट करेगा, उस हिसाब से सेट करेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेट करेगा। ठीक है,
फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट, ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो कि स्पेशल फीचर्स में हैं, जैसे एप्पल का हो गया, ठीक है, बेटर क्वालिटी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप दे रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज आप हर चीज दे रहे हो, तो कस्टमर उसमें ज्यादा वैल्यू देखते हैं और उस हिसाब से पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं ज्यादा, ठीक है। फिर है मार्केटिंग मिक्स। प्राइस मस्ट मैच प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी प्राइस, आप अगर प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, अगर प्रोडक्ट में इतनी क्षमता है कि वो अच्छी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट में, ठीक है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशनल लेवल बहुत एक्सक्लूसिव हुआ है, जो उसको बेचा जा रहा है वो हर जगह वाइडली अवेलेबल है, ठीक है, ब्रांडेड है वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रीमियम प्राइसिंग तभी सेट की जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कि प्रोडक्ट लायक है उस हाई प्राइस सेट करने के लिए या नहीं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट लायक है कि आप हाई प्राइस सेट कर दो तो आप कर दोगे, बट अगर प्रोडक्ट आपको ही लग रहा है कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कि लोग ये मार्केट में बिके, तो आप कम प्राइस सेट करोगे। फिर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बल्क में प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, और प्राइसेस को थोड़ा लोअर कर मतलब लो ही रखती है, क्योंकि वो बल्क में सामान अपना स्टॉक क्लियर कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो कम कम सामान बेच रही होती हैं, बट वो अभी अपने आप को ग्रो कर रही होती है, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वो हाई प्राइस पे बेचती हैं, ठीक है। स्मॉल फर्म्स प्रोड्यूस लेस एंड ऑफन चार्ज मोर टू कवर द कॉस्ट, ठीक है, अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है ग्रो करने के लिए, ठीक है, अभी उनका फर्स्ट स्टेज होता है। फिर है लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइस डिफर करता है या वेरी करता है कि प्रोडक्ट बेचा कहाँ जा रहा है। अर्बन मार्केट्स हो गए, वहां पे ज्यादा बिगर पैक्स आते हैं, बड़े पैक्स आते हैं, ठीक है। रूरल मार्केट में थोड़े कम प्राइस पे होते हैं और स्मॉलर पैक्स आते हैं, ठीक है, सैशे टाइप में। फिर नेचर ऑफ गुड्स। नेसेसिटी गुड्स जो हैं, जैसे मिल्क हो गया, रिफाइंड हो गया, ठीक है, कोलगेट, ये सब जो भी नेसेसिटी गुड्स होते हैं, तो इनका मॉडरेट प्राइस सेट किया जाता है। और ऑन द अदर हैंड लग्जूरियस गुड्स का हाई इनकम वाले लोगों के लिए टारगेट किया जाता है, यानी हाई प्राइस पे सेट किया जाता है, एंड मोस्टली ज्यादा पैसे वाले लोगों को टारगेट किया जाता है। प्रमोशनल प्रोग्राम, अगर फर्म बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रही है, सेल्स प्रमोशन पे खर्च कर रही है, तो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा महंगा प्राइस सेट किया जाएगा, ताकि एक्सपेंसेस जो एडवर्टाइजिंग में आपने पैसा लगाया है वो सब आप कवर कर सको, ठीक है। फिर आता है इंटरनल फैक्टर्स, हमने पढ़ लिए क्या क्या होते हैं जो कि फर्म की ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जो कि फर्म की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होते, जो फर्म चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। डिमांड फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की हाई डिमांड है तो फर्म ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, तो मैं ज्यादा अपना प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। और डिमांड रिक्वायर्स लोअर प्राइसिंग टू अट्रैक्ट बायर्स। दूसरा है बायर्स बिहेवियर, यानी कि कस्टमर की हैबिट, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, परसेप्शन, ये सब मैटर करती हैं। अगर आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट की कस्टमर को बहुत ज्यादा हैबिट लगी हुई है, ठीक है, तो आप उसको हाई प्राइस पर या मॉडरेट प्राइस पर बेचोगे, ठीक है, मोस्टली हाई प्राइस पर बेचोगे, क्योंकि क्या आ जाता है, ब्रांड लॉयल्टी आ जाती है, ठीक है। मार्केटर थोड़ा फायदा उठाने लगता है ब्रांड लॉयल्टी का, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर हमारी जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता, तो वो हाई प्राइस ही लेता है उससे, ठीक है। फिर है कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जो फर्म है वो कम प्राइस सेट कर देती है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर मोनोपोली है, ठीक है, अगर एक ही कंपनी है तो वो हाई प्राइस सेट करेगी, बट अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है मार्केट में, तो आप प्राइस को कम सेट करोगे और क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे कोशिश करोगे, ताकि आप कॉम्पिटिटर से थोड़ी अच्छी बेटर क्वालिटी ला सको और कंज्यूमर को कन्विंस कर सको कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है कॉम्पिटिटर से, ठीक है। रॉ मटेरियल सप्लायर, इफ सप्लायर, अगर सप्लायर्स जो है वो कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं रॉ मटेरियल्स का, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देंगे, यानी जो रॉ मटेरियल बेच रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी तो कहीं से आते होंगे ना, कॉटन ये सब आते होंगे कहीं से, तो अगर रॉ मटेरियल ज्यादा मात्रा में या ज्यादा पैसों पर बेचा जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं। वही सेम बात, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक कंडीशंस। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और बूम प्राइसेस आर हायर, जब बहुत ज्यादा महंगाई आ जाती है, ठीक है, तो प्राइसेस आर हायर। इन रिसेशन और स्लो डाउन फर्म जो है वो प्राइस को कम कर देती हैं, ताकि अपनी सेल्स को ग्रो, ताकि अपने सेल्स को बूस्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक क्लियर कर सके। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन।
गवर्नमेंट रूल्स, टैक्सेस, प्राइस, ये सब कंट्रोल करती हैं, प्राइस कंट्रोल ये सब प्रिवेंट करती हैं फर्म को कि आप ज्यादा प्राइस पे मत लो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है वो रोक देती है कि आप इतना ज्यादा महंगा प्राइस मत लो, कि और भी लोग, सिर्फ हाई इनकम ग्रुप को टारगेट ना करके और भी जो लोग हैं उनको भी मौका दो कि वो भी अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट मोस्टली अपने रूल से रेगुलेट कर देती है, ठीक है। तो हमने इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज रिकैप कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में हमने पढ़ा कि ऐसी चीजें जो कि फर्म के कंट्रोल में है, ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ गुड्स। इनमें से आप कोई 4 या 5 पॉइंट इलेबोरेटली लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से फ्लो चार्ट बना के। जैसे आप इस तरीके का फ्लो चार्ट बना दो कि फैक्टर्स affecting प्राइस, ठीक है। थोड़ा स्केल वेल से बनाना। ये यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐसे एक और कॉलम 4 पॉइंट्स कोई भी इलाबोरेट कर दो, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, जिसमें से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, और मार्केट शेयर इंक्रीज करना आ जाएगा। थोड़े कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट कर दो। फिर इसमें क्या आ जाएगा, रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर का रोल आ जाएगा, ठीक है, कि वो डेटा कलेक्ट करता है जो कि प्राइसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आप इसमें और, ठीक है, फिर आप इसमें नेक्स्ट लिख देना साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें कि बताना लार्ज जो कंपनीज होती हैं वो बल्क में बेचती हैं, ठीक है, वो बल्क में बेचती हैं और लो प्राइस पे बेचती हैं, ठीक है। और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, स्मॉल फर्म्स जो होती हैं, वो स्मॉल गुड्स में मतलब कम उस पे बेचती हैं बट हाई प्राइस में बेचती हैं, ठीक है। सेम, ठीक है, सेम इसमें भी आएगा, कोई भी ले लेना आप, डिमांड ले लेना और उसको दिखाना कि हाई प्राइस, कि अगर जैसे प्राइस हाई सेट किया जाएगा, प्राइस हाई है, क्यों है हाई, क्योंकि डिमांड हाई है, वाइसा वर्सा, ठीक है। और इसमें और क्या लोगे, इसमें कस्टमर साइकोलॉजी ले लेना, ठीक है, कि हैबिट्स, परसेप्शन, ठीक है, प्रेफरेंसेस, ये सब क्या दिखाती हैं, ब्रांड लॉयल्टी, जिसके कारण क्या होता है, हाई प्राइस सेट होता है। फिर आप इसमें बता देना रॉ मटेरियल का,
ज़्यादा रॉ मटेरियल का प्राइस हाई होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है। ठीक है, इस हिसाब से इस तरीके से आप पूरा डायग्राम फ्लो चार्ट में बना के आपको प्रेजेंट करना है। अपने आंसर को पहले लिखना है, फिर आपको ये डायग्राम प्रेजेंट करना है। ठीक है, अपने एग्जाम में इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, तो हम ये क्लास खत्म करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन है, इफ ऑल कंपनी स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स एट द सेम प्राइस व्हाट फैक्टर्स वुड बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमर चॉइस। यानी कि अगर कंपनीज प्रोडक्ट को सेम प्राइस पर बेच रही हैं, ठीक है, सारी कंपनीज प्रोडक्ट को सेम प्राइस पर बेच रही हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स कंज्यूमर के लिए हो जाएंगे कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को खरीदेगा, कंज्यूमर कैसे डिफरेंशिएट कर सकेगा। ठीक है, कि क्या उसे खरीदना चाहिए क्योंकि सब तो सेम प्राइस पे बिक रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, अपनी रीजनिंग से या जो भी है आप इसको आंसर करो कमेंट्स में। ठीक है, और स्कैनर आएगा आपका, यहाँ पे स्कैन करके आपको ये पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइस को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए संजीवनी क्लासेस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।